टर्की ने इजराइल के साथ अपने तिजारती रिश्ते तर्क कर दिए हैं। उसके साथ व्यापार का जो रिश्ता था वो खत्म कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पूरी जंग के दौरान एर्दोगन लगातार इजराइल को खाने पीने की चीजें, तेल वगैरह ये सब भेजता रहा है। लेकिन ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट आया जिसमें बताया गया कि तुर्की ने इजराइल के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते, अपने तिजारती रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इसका बड़ा असर पड़ेगा। साथ में इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास, ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर रमजान के वक्त कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकते हैं। वहां के रक्षा मंत्री गैलेंट ने यह आरोप लगाया है। हालांकि यह खबर इजराइल के अखबारों के अलावा और कहीं नहीं छपी है। तो साफ लगता है कि जिस तरह से सीज फायर का प्रोसेस चल रहा है उसमें प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की खबर प्लान की गई है। एक वजह यह भी है कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। नॉर्दर्न फ्रंट पे लगातार लड़ाई चल रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 लोगों को मारा तो हिजबुल्लाह ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट नॉर्दर्न इजराइल में फेंके हैं जिससे बहुत नुकसान हुआ है। ये और ढेर सारी और अपडेट्स लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर इजराइल, फलस्तीन और मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। शुरुआत एक ऐसी खबर से जो हौसला देती है, सुकून देती है और बताती है कि फलस्तीनी बच्चों ने इस जंग में खोया तो बहुत कुछ है लेकिन पाई है हिम्मत। इस लड़की को जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका नाम है सुमैया वूशा। अब ये सुमैया जो है छोटी सी बच्ची है, प्रेस का बिल्ला लगाकर रिपोर्टिंग कर रही है और फलस्तीन की खबरें सारी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जब इससे बात की गई तो इसने बताया शीरीन अबू अक्लेह जो बड़ी जर्नलिस्ट थी जिनको इजराइल ने मार डाला, वो इसका रोल मॉडल है। और ये जानते हुए कि 100 से ज्यादा सहाफियों को, 100 से ज्यादा पत्रकारों को इजराइल मार चुका है, ये बच्ची पूरी ताकत के साथ मैदान जंग में है, हाथ में माइक लेकर। आरोन बुशेल 23 साल का एक लड़का जिसका नाम अमेरिका के इतिहास में भी हमेशा के लिए दर्ज हो गया है और फलस्तीनियों के दिलो दिमाग में भी हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस 23 साल के लड़के ने जो एयरफोर्स में नौकरी करता था, अमेरिका के एयरफोर्स में था, उसने इजराइल की एम्बेसी के सामने जाकर खुद को आग लगा ली, ये कहते हुए कि मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूं जो फलस्तीन में सरेराह सरेआम जिस तरह का जेनोसाइड हो रहा है उस जेनोसाइड का भागीदार है। फ्री पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन को आजाद करो का नारा लगाते हुए इस लड़के ने अपनी जान दे दी। बड़ा मासूम सा लड़का था। मैंने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली, वो लगातार फलस्तीन के फेवर में लिख रहा था। बड़ा मासूम सा लड़का था और उसकी यह कुर्बानी जो है उसको हम यहां से सलाम करते हैं। फलस्तीनी भी उसकी कीमत पहचानेंगे और सारी दुनिया के हक पसंद लोग भी। मैं अक्सर कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका की गोदी मीडिया की हालत आप देखिए कि यह खबर सारे अखबारों में छपी तो, लेकिन इससे फ्री पैलेस्टाइन या फलस्तीन का मामला हटा दिया गया। सारे अखबारों में बस यही छपा कि यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स में काम करने वाले एक लड़के ने इजरायली एम्बेसी के सामने जान दे दी, लेकिन किसी ने यह बताने की जरूरत नहीं की कि यह जान फलस्तीन की आजादी के लिए दी गई है। और सारी दुनिया में नौजवान जिस तरह से फलस्तीन की आजादी की बात कर रहे हैं, नया खून जिस तरह से फलस्तीन की आजादी की बात कर रहा है, वो हम जैसे लोगों को यह उम्मीद देता है, यह सुकून देता है कि दुनिया में जहां भी जुल्म होगा पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होगी। और 70 सालों से फलस्तीन में जिस तरह का जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ सारी दुनिया के युवा ऐसे ही खड़े होंगे और फलस्तीनियों को एक दिन खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। आज शुरुआत कर रहा हूं एक ऐसी खबर से जो खबर दर्द देने वाली भी है और खुश करने वाली भी है। ऐसी बहुत कम खबरें होती हैं जो एक साथ दर्द भी देती हैं और खुशियां भी देती हैं। वो खबर है इजराइल की जेल से। इजराइल की जेलों में पिछले 6-7 साल से बंद हैं बासिम खानदकजी। बासिम युवा है। जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरा करने के साथ साथ उन्होंने एक उपन्यास लिखा, एक नॉवेल लिखा। और ये जो नॉवेल है वो फलस्तीन के लोगों के दर्द के बारे में है। इस नॉवेल का अंग्रेजी में नाम है अ मास्क द कलर ऑफ स्काई।
ये उपन्यास लिखा गया, उन्होंने जेल से अपने भाई तक पहुंचाया किसी तरह से, और उसके बाद ये उपन्यास छपा। और जब ये उपन्यास शाया हुआ तो इसको खूब पढ़ा गया, और अब इसको एक अरबी फिक्शन के लिए इंटरनेशनल प्राइज मिला है। तो यह खुश होने वाली बात तो है ही कि जेल में बंद होकर फलस्तीन के उस नौजवान ने जो नॉवेल लिखा उसको इंटरनेशनल प्राइज मिला है। लेकिन जब यह खबर इजराइल में पहुंची तो इजराइल के जेल अधिकारियों ने कहा कि ना तो हम इस नॉवेल को कोई मान्यता देते हैं, ना तो इस नॉवेल को हम मानते हैं, ना ही इस नॉवेल के लिखने वाले को मानते हैं, और यह पुरस्कार अगर मिला है तो लिखने वाले तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको बताऊं कि उनको 3 लाइफ टर्म्स की सजा दी गई है, यानी 3 जिंदगियां उनको जेल में बितानी है, यानी इजराइल के नियमों के हिसाब से वो जिंदगी में अब जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन कह रहा है कि बहुत मुमकिन है कि सोमवार तक, जी आने वाले सोमवार तक, यानी 4-5 दिनों में कोई बड़ा समझौता हो जाए, सीज फायर हो जाए, तो एक बार फिर से उम्मीद जगती है बाशिम जैसे ढेरों नौजवानों के रिहा होने की। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फलस्तीन का जो संगठन है हमास, उसने ये शर्त रखी है कि हम अगवा किए हुए लोगों को तभी रिहा करेंगे जब हमारे इस तरह के गिरफ्तार हुए लोगों को रिहा किया जाए। तो अगर यह सीज फायर होता है जिसके बारे में बाइडेन कह रहा है कि अगले 4-5 दिनों में ही यह समझौता हो सकता है, तो उम्मीद है कि बाशिम जैसे लोग बाहर निकल पाएंगे, और जो प्राइज उनको मिला है, इंटरनेशनल लेवल का जो इनाम उनको मिला है, वो इनाम वो जाकर ले पाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि बाइडेन जो भरोसा जता रहा है वो पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि एक तरफ तो लगातार इजराइल से ये इशारे मिल रहे हैं कि वो भी सीज फायर के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया था कि कैरो में जो उसका प्रतिनिधिमंडल है वो कैरो गया हुआ है ताकि वहां पर सीज फायर की शर्तों पर बात कर सके। पेरिस में जो बातचीत हुई थी उसमें भी मोसाद के चीफ और बाकी सारे लोग शामिल हुए थे, और अंदर अंदर यह खबर आ रही है, वहां के अखबारों में भी अंदर अंदर यह खबर छप रही है कि इजराइल समझौता करने के लिए लगभग तैयार है। गेंद जो है वो हमास के पाले में है, क्योंकि हमास अभी भी यह बात कह रहा है कि 6 हफ्तों का सीज फायर नहीं, पूरा वक्ती सीज फायर होना चाहिए। अगर 6 हफ्तों का सीज फायर होगा तो उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 6 हफ्तों बाद यह जंग फिर से शुरू हो जाए। इसीलिए सीज फायर की शर्तें क्या हैं, सीज फायर में क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारी खबर बाहर नहीं आ रही है। ना तो अमेरिका के अखबारों में, ना इजराइल के अखबारों में, ना अरब मुल्कों के दीगर मुल्कों के जो अखबार हैं उन अखबारों में इस बारे में कोई डिटेल अभी तक छपा है कि आखिर किन शर्तों पर यह समझौता होने जा रहा है। लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगवा करना पड़ेगा हमास को, इजराइल के जिन लोगों को उसने अगवा किया है, और उसके बदले में एक आदमी के बदले में 35 से 50 लोगों की डिमांड है हमास की कि अगर हम एक बंदे को रिहा करते हैं तो आपको 35 से 50 लोगों को रिहा करना पड़ेगा। अब 6 हफ्ते का सीज फायर हमास मानेगा, नहीं मानेगा, यह और बढ़ाया जाएगा, या फिर अमेरिका ने क्या आश्वासन दिया है, अमेरिका ने क्या कहा है, यह सब देखने वाली बात हो। लेकिन जो बड़ी खबर आई है वो ये कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद शताया साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल अमेरिका चाहता है कि जो पोस्ट वार गजा और वेस्ट बैंक का पूरा, या कह लीजिए कि पोस्ट वार फलस्तीन का जो पूरा राजकाज है, फलस्तीन को चलाने की जो जिम्मेदारी है, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी संभाले तो, लेकिन उसमें ढेर सारे रिफॉर्म कर दिए जाएं। अब मैंने आपको बताया था रशिया में सोमवार को जो ये आने वाला मंडे है, इसीलिए आने वाला मंडे बेहद इंपॉर्टेंट है। आने वाले मंडे को एक तरफ सीज फायर की उम्मीद है तो दूसरी तरफ रशिया में सारे जो तीनों ग्रुप हैं वहां के बड़े, फलस्तीन के जो तीनों ग्रुप हैं, उन तीनों ग्रुप्स की मीटिंग होने वाली है। यानी कि इस्लामिक जिहाद आईजे जो है उसकी, पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, और साथ में हमास की ये मीटिंग होने वाली है। हमास पहले भी कह चुका है कि फतह के साथ या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम साथ मिलजुल कर सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह का सब कुछ बन रहा है ऐसा लगता है हमास में कहीं नाराजगी भी है। इसीलिए हमास का कल बयान आया कि सताया को उन्होंने पीएम पद से हटा दिया, अब उसके बाद उससे भी ज्यादा करप्ट आदमी को वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर बिठा देंगे, ये कहना है। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में इस्तीफा हुआ है, या नई सरकार बनाने की बात है, या रिफॉर्म्स की बात है, ये सारा कुछ अमेरिका के प्रेशर में हो रहा है। अब जब अमेरिका का वहां प्रेशर होगा तो ये मान लीजिए कि इजराइल का भी प्रेशर होगा, क्योंकि अमेरिका तो अंततः वही करेगा जो इजराइल के लिए फायदेमंद होगा।
इसको लेके मुझे लगता है कि पोस्ट वार गजा कैसा होगा, क्योंकि पोस्ट वार गजा युद्ध के बाद गजा कैसे रूल होगा, इसको लेके इजराइल लगातार यह कह रहा है कि हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अमेरिका हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है, एक टेररिस्ट संगठन मानता है, तो वो भी डायरेक्टली हमास को कोई रोल नहीं देने वाला। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की स्थिति यह है कि वेस्ट बैंक के अंदर ही वो एकदम पॉपुलर अब नहीं रह गया है, लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर गजा के लोग कैसे भरोसा करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में जबरदस्ती अगर एक कठपुतली गवर्नमेंट वहां बिठाई जाएगी तो ये जो शांति की बात हो रही है ये परमानेंट नहीं हो सकती, ये थोड़े दिनों की होगी। थोड़े दिनों बाद कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह का विरोध फिर से पनपेगा जो मुश्किल क्रिएट करेगा। सही तो ये होता कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाया जाता, उसको अपनी आजादी दी जाती और यूएन की देखरेख में वहां पर एक इलेक्शन होता और उस इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत मिलता उस पार्टी को सत्ता चलाने की इजाजत दी जाती। डेमोक्रेसी तो यही कहती है। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं, सारी दुनिया में चुनाव होते रहते हैं। अभी इजराइल के अंदर एक चुनाव हो रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा। इन चुनाव में जो जीतता है वो रूल करता है। फिर फलस्तीन के मामले में ऐसा क्यों है कि अमेरिका अपना कठपुतली बिठाना चाहता है, यह बात सोचने वाली है और आप इस बात का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं। इधर इजराइल में एक चुनाव हो रहा है और वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है। 7 अक्टूबर के बाद जो सब कुछ डिस्टर्ब था उसके बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है और ये इसका जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल के अंदर भी जो अरबी रहते हैं, यानी इजराइल की अपनी सीमा में जो अरब के लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, फलस्तीनी रहते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अभी हाल में यह हुआ कि एक फलस्तीनी लड़के और एक इजरायली लड़के ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री को इनाम मिला। जब इनाम दिया जा रहा था तो इजरायली लड़के ने बाकायदा मंच पर आकर कहा कि हमारे देश में अपार्थाइड है, मेरे लिए अलग नियम है और मेरे फलस्तीनी दोस्त के लिए अलग नियम है। मुझे वोट देने का अधिकार है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। मेरे लिए जो रूल है वो सिविलियन रूल है, इसके लिए जो रूल है वो आर्मी रूल है। और उसके बाद उस लड़के को इजराइल से धमकियां मिलने लगी। ये कंडीशन है इजराइल की जहां डेमोक्रेसी केवल दिखावे की है, जहां डेमोक्रेसी सिर्फ ज्यूज के लिए है, मुसलमानों के लिए, अरबियों के लिए किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और अमेरिका उस इजराइल में किसी रिफॉर्म की बात नहीं करता है, बात कर रहा है फलस्तीन के अंदर रिफॉर्म करने की। इसीलिए यह जबरदस्ती जो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, अगर फलस्तीन को आजादी नहीं दी जाएगी, अगर फलस्तीन को वहां के लोगों के मुताबिक सरकार नहीं दी जाएगी, अगर बराबरी नहीं दी जाएगी, तो यह शांति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। और शांति का यह हाल है कि जंग तो लगातार जारी है। ये आप वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में एक आर्मी का जहाज उतर रहा है और यह आर्मी का जहाज उतर कहां रहा है? साउथ इजराइल में सरोका नाम के हॉस्पिटल के सामने यह जहाज उतर रहा है। बताया जा रहा है कि इस जहाज में इजराइल के ढेरों घायल सैनिक आए हुए हैं। इजराइल अपने घायल सैनिकों, मरने वाले सैनिकों की संख्या लगातार कम करके बताता है, लेकिन यह कई जगहों से यह रिपोर्ट आ रही है कि हमास के साथ लड़ाई में बड़ी संख्या में उसके लोग घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में जिस तरह से वो अकेला पड़ा है वो तो अपने आप में एक शानदार फिनोमिना है ही। स्पेन में वहां के विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बाकायदा कहा कि इजराइल के ऊपर हर तरह का बैन लगा देना चाहिए, न तो उसको कोई सामान भेजना चाहिए, न तो कोई उसको हथियार भेजना चाहिए। हेग में जो आईसीजे का केस था, आईसीजे ने जो आरोप लगाया था कि आप जेनोसाइड कर रहे हो, उसका जवाब इजराइल को देना था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जवाब दे दिया है, जिसमें उसने बताया होगा कि नरसंहार ना हो सके उसको रोकने के लिए उसने क्या क्या किया है। और वहीं दूसरी तरफ रफा को खाली कराने की बात वो लगातार कर रहा है, लगातार कह रहा है कि रफा में तो हम हमला करेंगे ही, चाहे सीज फायर हो चाहे ना हो। तो एक तरफ वो लेटर लिख रहा है या रिपोर्ट दे रहा है कि उसने जेनोसाइड रोकने की बात की है और दूसरी तरफ रफा में एक नए जेनोसाइड की वो तैयारी कर रहा है और सारी दुनिया इसको देख रही है। यहां तक कि अरब मुल्क जो पहले छुप छुपा के बोलते थे, इस बार जो हुक्मरान का दबाव पड़ा है उसके बाद अरब मुल्क भी बहुत तुर्श लफ्जों में लगातार बोलते जा रहे हैं। आप देखिए सऊदी अरबिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रिंस फैजल, उन्होंने अलग से बयान देके कहा है कि इजराइल का जो ये कब्जा है या इजराइल जो ये जेनोसाइड कर रहा है वो गलत है और उसको रोका जाना चाहिए। दरअसल हुआ क्या था कि खबर ये चली थी कि इजराइल के एक ऑफिसर से, इजराइल के एक मिनिस्टर से मुलाकात की है सऊदी अरबिया के मिनिस्टर्स ने। सऊदी अरबिया के ऑफिशियल्स ने तुरंत इसका खंडन किया
और उसके बाद प्रिंस फैसल का बयान आना यह बताता है कि वो बिल्कुल साफ कर देना चाह रहे थे कि फिलहाल हम इजराइल के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता रखने नहीं जा रहे हैं, और ये दोनों खबरें अल अरबिया में छपी हैं, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि आईसीजे के अंदर अभी जो केस चल रहा था इजराइल के अवैध कब्जे को लेकर, जिसमें यह कहा गया कि फलस्तीन के ऊपर जो इजराइल का कब्जा है वो पूरी तरह से इलीगल है, उसमें पूरे अरब मुल्क, सारे अरब मुल्क जो यूएन के मेंबर हैं, उन्होंने फलस्तीन का समर्थन किया, साउथ अफ्रीका ने समर्थन किया, ब्राजील से जो लगातार खबरें आ रही हैं मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्वे ने बाकायदा समर्थन किया, आयरलैंड के पूरे संसद ने इस बात पे मुहर लगाई कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो नरसंहार है और इजराइल में अपार्थाइड होता है। तो पूरी दुनिया में ये जो माहौल बन रहा है उसके असरात कई तरीकों से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इजराइल में टूरिज्म से अच्छी खासी इनकम होती है। इजराइल के टूरिज्म में 77% की गिरावट आई है, यानी 77% कम टूरिस्ट आए हैं इजराइल के अंदर। यरूशलेम होने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट इजराइल जाया करते थे। वहां से एक खबर आई थी, वहां के अखबार में छपी थी कि हमारी कंडीशन जो है वो नॉर्थ कोरिया जैसी हो गई है, जहां कोई आना जाना पसंद नहीं करता है, इस कदर अकेला पड़ा है इजराइल। दूसरी तरफ ये जंग रुक जाए, सीज फायर हो जाए, इसके लिए यूरोप और अमेरिका के मुल्क क्यों परेशान हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हूथी जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, लगातार बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लगातार अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका असर यह पड़ा है कि ब्रिटेन में जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भारी गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपोर्ट्स हैं 55% गिर गए हैं। अब देखिए, जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं वो हवाई जहाज से नहीं जाती, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो सब पानी के जहाज से सारी दुनिया में जाती हैं, और वो सी रूट बंद होने की वजह से, रेड सी रूट बंद होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो निर्यात था उनका, जो मैन्युफैक्चरिंग का की तिजारत थी उनकी, उसमें 55% 55% की कमी आई है, और कुल जो उनके सामान है, कुल जो उनका माल असबाब है जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें 33% की कमी आई है। अमेरिका से आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका के व्यापार पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। अभी हूथी ने क्या किया कि उसने यूरोप और एशिया के बीच में जो अंडर वाटर केबल थे कम्युनिकेशन के लिए, उनको काट दिया। AE1 का, सीकॉम का, EIG का, TG9 का, TGN का, इन सारी कंपनियों के जो वायर थे, जो अंडर वाटर केबल थे, पानी के अंदर से जाने वाले केबल थे जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते थे, उनको काट दिया। अब ऐसा नहीं है कि उनके काटने के बाद से बातचीत ही बंद हो जाएगी, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, लेकिन यह भारी नुकसान है, इनको फिर से बनवाना पड़ेगा और उसमें भारी नुकसान होगा। यानी हूथी, एक छोटा सा देश यमन और उसकी छोटी सी सेना हूथी ने वो कारनामा किया है जो वहां पर सीज फायर के लिए बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकी। और इसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए हिजबुल्ला को। हिजबुल्ला के लोगों के ऊपर इजराइल ने कल हमला किया था और 2 लोग हिजबुल्ला के मारे गए थे। बदले में हिजबुल्ला ने आज गोलन हाइट्स पे 60 रॉकेट्स फायर किए हैं, जो इजराइल के अखबारों में भी हैं, अरब के अखबारों में भी हैं, अमेरिका के अखबारों में भी यह खबर है। यानी 60 रॉकेट उन्होंने फायर किए गोलन हाइट्स के ऊपर। और मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो कहती हैं कि इजराइल अगर हिजबुल्ला के साथ जंग में गया तो यह उसके वजूद के लिए खतरनाक होगा। और अमेरिका कह चुका है इजराइल को कि लेबनान के साथ, यानी कि हिजबुल्ला के साथ जंग बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रेशर जो इजराइल को मजबूर कर रहा है सीज फायर की तरफ जाने का, वो किसी अमेरिका, यूरोप या बाकी जगहों से नहीं आया है, यहां तक कि अरब मुल्कों से भी नहीं आया है। बातें वो चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें, असल असर आया है हिजबुल्ला और हूथी के लगातार हमलों से, जिन्होंने एक तरफ उनकी तिजारत पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। और आप जानते हैं कि ये बाकी जितनी थ्योरी बघार ले, लेकिन बेसिकली इनका धर्म, ईमान, सब कुछ जो है वो तिजारत है, वो पैसा है, वो व्यापार है। तो एक तरफ इनके व्यापार पर नुकसान पहुंचा है और दूसरी तरफ हिजबुल्ला के लगातार अटैक्स की वजह से नॉर्दर्न इजराइल में जो तबाही फैली हुई है, जो वहां से लोग छोड़ के निकल गए हैं, और हमास जिस तरह से झुकने की जगह लगातार लड़ता चला जा रहा है, इन सारी चीजों ने मिलकर इजराइल को अंदर अंदर इस बात के लिए तैयार किया है और मजबूर किया है कि वो सीज फायर में जाए। और जिस तरह इजराइल के जुल्मों को, इजराइल की शैतानियत को सारी दुनिया में हमारे आपके जैसे लोगों ने पहुंचाया है, जिसके चलते प्रेशर बना है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जिस तरह से अमेरिका के एक सैनिक ने कुर्बानी दी, अपने को आग लगा ली, पूरे अमेरिका में वो खबर आग की तरह फैल गई है।
उसके बाद पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक माहौल बना है। इजराइल उसको एंटी सेमिटिज्म कह ले, लेकिन यह माहौल यहूदियों के खिलाफ नहीं है, यह माहौल इजराइलियों के खिलाफ है। जो कुछ उन्होंने किया है उसके खिलाफ है। और इजराइल जिस तरह से सारी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, मैं कई बार कह चुका हूं कि आज वो जितने भी गरूर में दिखाई दे, आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू चाहे जो भी करे, लेकिन कल आने वाले वक्त में इजराइल को अपनी इस गलती का, अपने इस जुल्म का भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस चीज को इजराइल के गंभीर लोग समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, उनके आर्टिकल्स भी लगातार आ रहे हैं। और जैसा मैंने कई बार कहा है, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि फलस्तीनी लोगों का इस बार जो उनकी शहादत है, इस बार जो उनकी कुर्बानी है, वो बेकार नहीं होने वाली। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है। उम्मीद है कि उसके पहले सीज फायर हो सके, कम से कम रमजान में उनको राहत का सामान मिल सके, वो इबादत कर सके, उन्हें खाने पीने का सामान मिल सके, बच्चे ढंग से रह सकें, बमों के साए से दूर रह सकें। यही दुआ मैं करूंगा, यही दुआ आपको भी करनी चाहिए। और साथ में यह दुआ करनी चाहिए कि फ़लस्तीन आज़ाद हो, वहां के लोग, वहां के शहरी, वहां की औरतें, वहां के बच्चे भी वैसे ही सर उठाकर जी सकें जैसे बाकी मुल्कों के लोग जीते हैं। क्योंकि अगर दुनिया के एक इलाके में आग लगी रहेगी तो जिस तरह की दुनिया है, जिस तरह का ग्लोबल विलेज है, वो आग यहां से वहां पहुंचती रहेगी। जुल्म अगर एक जगह होगा तो उसके असरात सारी दुनिया में देखने को मिलेंगे। हमारा, आपका, सबका ये फर्ज है कि हक बात करते हुए जहां भी जुल्म हो उसके खिलाफ बोलें। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, इसमें आपकी मदद मिल रही है, आगे भी मदद मिलती रहेगी तो मैं लगातार बोलता रहूंगा। बहुत छोटी छोटी अपीलें हैं। 89 रुपीज मंथ यानी कि 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। पिंड कमेंट जो हमारा है या डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आइए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे मेंबर बनिए, हमें मदद कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, ताकि किसी और का सहारा लेने की जगह हम आपके सहारे खड़े हो सकें। तभी तो हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।